गुड मॉर्निंग। मैं LK झा। सचिवालय सहायक बिहार में जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है उसके लिए जो आपकी चल रही है कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी की तरफ से मैराथन टेस्ट सीरीज, इस मैराथन टेस्ट सीरीज के 46वें सेट के डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। आपका पहला प्रश्न है कि अधोलिखित में किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? तो क्रिकेट का ऑस्कर आईसीसी पुरस्कार को कहा जाता है। ये 2004 से दी जा रही है। प्रथम पुरस्कार राहुल द्रविड़ को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है खेल में प्रशिक्षण को। अर्जुन पुरस्कार 1961 से खेल क्षेत्र में योगदान के लिए, और CK नायडू पुरस्कार भी यह क्रिकेट से संबंधित भारत में दिए जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। दूसरा प्रश्न है एथलेटिक्स का पहला पद्म श्री किन्हें मिला? तो ये मिल्खा सिंह को मिला था। जैसा कि आप जानते हैं मिल्खा सिंह को 1959 में यह पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। जैसा कि जानते हैं कि 1958 के एशियाई खेलों में 200 और 400 मीटर में ये स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। 1958 में ही राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। 1958 में ही राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, जिस खेल में भी इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया था और स्वर्ण पदक जीता था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये भारत के प्रसिद्ध धावक रहे हैं। तीसरा प्रश्न है एंजिल्स का नियम निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करती है? तो मांग की घनात्मक आय की लोच। एंजिल्स का नियम मांग की घनात्मक आय के लोच का व्याख्या करती है। एंजिल्स का नियम बताता है कि जब कोई व्यक्ति कम कमाता है, जिसकी आय कम हो, इनकम कम हो, तो वह अधिकतर खर्च अपने खाने पीने की वस्तु पर करता है, और जब ज्यों उसकी आय बढ़ती है तो खाद्यान्न वस्तु की जो उनकी खर्च होती है वह कम होने लगती है और विलासिता वस्तु पर खर्च अधिक होने लगती है। आभास लगान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिकार्डो ने किया। आभास सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम मार्शल ने किया। मार्शल का मानना है कि कृषि को छोड़कर अन्य प्रकारों से आय, यानी कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकारों से जो आय कमाते हैं उसे आभास लागत जैसे शब्द का प्रयोग किया है। और जैसा कि आप जानते हो मनुष्य की आय का मुख्य स्रोत जो है वह कृषि है। जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन काल में मानव की आय का मुख्य स्रोत कृषि रहा। तो कृषि के अतिरिक्त जो भूमि के अतिरिक्त मनुष्य द्वारा जो अन्य साधनों से प्राप्त होता है, और अन्य साधनों को प्राप्त आय में जो आभास लागत का अर्थ होता है किसी वस्तु पर जब हम खर्च करते हैं, किसी वस्तु के उत्पादन पर जो खर्च होता है उसे हम लागत कहते हैं। लागत कई प्रकार के होते हैं, इसे
मार्शल ने व्याख्या किया। और आभास लगान का अर्थ हुआ कि लगान के अतिरिक्त, यानी लगान का अर्थ हुआ कि जो हम लगान नहीं देते हैं, यानी भू राजस्व नहीं देते हैं, उसके अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार से हमें इनकम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह इनकम हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हमें उत्पादन में लागत भी लगाना पड़ता है। पांचवा प्रश्न है, प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत किसने दिया? तो ये किन्स के द्वारा दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि किन्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं और इन्होंने एक पुस्तक 1936 में लिखी। 1936 में एक पुस्तक लिखी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यह पुस्तक 1936 में लिखी गई, जिसमें किन्स ने माना कि विकसित देशों में भी पूर्ण रोजगार जैसी कोई बात नहीं होती है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम बीमा से संबंधित है? तो जो आपके दिए गए हैं इसमें सभी आंसर होगा। एक्जिम बैंक भी, निर्यात शाखा गारंटी निगम, सामान्य बीमा निगम, ये सभी इस कार्यों को पूरा करती है। ये सभी इस कार्यों को पूरा करती है। एक्जिम बैंक, जैसा कि जानते हैं कि 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। सामान्य बीमा निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ। ये तीनों जोखिम संस्था जो निर्यात हमारे देश से की जाती है, ट्रेड, उससे संबंधित यह कार्य करती है। सातवां प्रश्न है कि साख पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो साख पत्र आयातकर्ता द्वारा किया जाता है। जो आयात करता है, किसी वस्तु को जब हम मंगाते हैं उसके लिए हमें मुद्रा चुकाना होता है अथवा उसे हम क्रेडिट देते हैं। तो साख पत्र, क्रेडिट पत्र जो है निर्यात से नहीं बल्कि आयात से, जब हम कोई वस्तु मंगाते हैं तो उसके बदले में विदेशी मुद्रा देते हैं अथवा हम उसके बदले में किसी क्रेडिट को अपना आधार बनाते हैं, जिसके आधार पर हमें विभिन्न वस्तुओं की आयात करने की क्षमता प्रदान की जाती है। हमारा सीवी क्या है उसके आधार पर यह निर्धारित होती है। आठवां प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय बैंकों को जननी के रूप में जाना जाता है? यानी सभी केंद्रीय बैंकों की जननी के रूप में, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड को जननी बैंक के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुआ। आज विश्व के सभी देशों की एक केंद्रीय बैंक होती है। जिस तरह फेडरल बैंक अमेरिका में है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक है। यह केंद्रीय बैंक होता है जो बैंकिंग सिस्टम, वित्तीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखती है। विदेशी मुद्रा पर भी यह बैंक नियंत्रण रखती है। नौवां प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो नौवां प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो इसका प्रवर्तक आपके जो भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC, IDBID, ये सभी बैंक इसके प्रवर्तक है। ये सभी बैंक इसके प्रवर्तक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक यह सभी बैंक है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया
भारत के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति के रिपोर्ट पर 1992 में किया गया था। इस थोड़ा इस प्रश्न को आप देखें। इस प्रश्न का आंसर, छठा प्रश्न, सॉरी, इस प्रश्न का आंसर सिर्फ निर्यात साख और गारंटी निगम होगा। इसका आंसर सिर्फ बी होगा। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार जोखिम का बीमा करती है? तो निर्यात शाखा एवं गारंटी निगम आपको याद रखना है, ठीक है। एक्जिम बैंक जो है यह निर्यात आयात के लिए बनाया गया है 1982 में। सामान्य बीमा निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ। थोड़ा इस पर ध्यान दे दीजिएगा। नौवां प्रश्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप जानते हैं कि स्टेट बैंक, LIC, GIC और IDBID सभी इसके जुड़ा हुआ है। 10वां प्रश्न है कि भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत ये 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली, ये गांव जो उस समय के आंध्र प्रदेश में था, अभी तेलंगाना है, यहाँ से विनोबा भावे ने शुरू किया। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। ये विनायक दामोदर भावे, विनोबा भावे के नाम से जाने जाते हैं। पबनार में इनकी आश्रम है। गांधीवादी विचार से जुड़े हुए हैं। गांधी जी इनके राजनीतिक गुरु हैं। 1955 ईस्वी में भूदान आंदोलन ग्रामदान आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया और यह कार्य उड़ीसा से प्रारंभ हुआ था, जो आज का ओडिशा है। ग्यारह प्रश्न है कामराज योजना का उद्देश्य था। तो कांग्रेस को पुनः संगठित करने से संबंधित थी। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हो गई। इस स्थिति में के कामराज, जो बहुत बड़े दक्षिण भारत के कांग्रेसी लीडर, इन्होंने तत्काल कांग्रेस की भारत में जो स्थिति कमज़ोर थी, इसको पुनः बहाल करने के लिए कार्य किया। इसके अंतर्गत 6 केंद्रीय मंत्री और 6 CM ने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देकर ये लोग क्या किए हैं? केंद्रीय कार्य में लग गए। यानी अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस की मजबूती थी, उसको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए ये लोग दिन रात प्रयास किया। तो 6 कांग्रेसी केंद्रीय मंत्री और 6 कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र देकर कामराज योजना के अधीन कांग्रेस को संगठित किया और सफलता प्राप्त किया। 12 प्रश्न है कि समाजवादी नीति कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया? तो 1955 के अवार्डी कांग्रेस अधिवेशन UN ढेबर की अध्यक्षता में हुआ था। ये अवारी कांग्रेस अधिवेशन 1955 में UN ढेबर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यह लक्ष्य घोषित की कि हमारा उद्देश्य भारत को सोशलिस्ट पैटर्न पर निर्माण करना है। भारत का निर्माण सोशलिस्ट पैटर्न के आधार पर करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ही पंडित JL नेहरू ने यह कह दिया था कि मैं एक समाजवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमार में विश्वास नहीं है। तेरह प्रश्न है
किनका कथन है कि नेहरू एक भक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो इसका आंसर मौलाना आज़ाद होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो इनकी पुस्तक है मौलाना इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा यह कथन कहा गया है। ध्यान दीजिएगा कि ये कथन नेहरू के बारे में और जिन्ना के बारे में कहा गया है। 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने गांधी को आंदोलन का राजनीतिक फिरौती कहा? गांधीवादी आंदोलन को तो यह लिन लिथगो ने कहा। लिन लिथगो 1936 से 43 तक वाइसराय है। इसका ही कथन है कि गांधी का जो आंदोलन है उससे गांधी हर आंदोलन के द्वारा कुछ फिरौती चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो लिन लिथगो का यह कथन गांधी जी के बारे में कहा गया है। पंद्रह प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है? तो यह जॉन लॉरेंस के बारे में कहा गया है। जॉन लॉरेंस 1863 से 69 तक वाइसराय है। अफगानिस्तान के प्रति इनकी नीति बहुत ही महत्वपूर्ण रही, इसीलिए इन्हें स्प्लेंडिड पैसिव पॉलिसी कहा गया है। स्प्लेंडिड पैसिव पॉलिसी का अर्थ है शानदार निष्क्रियता की नीति, जिसे चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी नीति के तहत इन्होंने अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध चल रही थी उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर कूटनीतिक प्रयास द्वारा अपने जो शासन थी ब्रिटिश शासन भारत में उसको मजबूती देने का प्रयास किया। आपके 4 वाइसराय हैं तो इन पर हम विचार करेंगे। तो 1899 से 1905 चेम्सफोर्ड, 1916 से 21 लॉर्ड हार्डिंग 2 है। ध्यान दीजिएगा, यह हार्डिंग द्वितीय के बारे में संभव है। तो हार्डिंग द्वितीय का समय 1911 से 16 होगा और लॉर्ड इरविन का समय तो 1926 से 31 होगा। इस आधार पर जब हम मिलाएंगे, कालक्रम आपको मिलाना है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले हम कर्जन को लेंगे। कर्जन के लेने के बाद हार्डिंग को लेंगे। हार्डिंग को लेने के बाद दूसरा आएगा चेम्सफोर्ड और फिर इरविन आपका वाइसराय है। ये वाइसराय के कार्य से जुड़ा हुआ है कि कौन कब से कब तक भारत का वाइसराय था। 17 प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव का संबंध है। तो शंकरदेव वैष्णव धर्म से संबंध रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वैष्णव संप्रदाय से इनका संबंध है। ये भक्ति काल में असम के सबसे बड़े संत हुए। सबसे बड़ा संत शंकरदेव भक्ति काल में हुआ और इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दिया। अंकियानाट इनकी देन है। असम भाषा के भी विकास में इनका योगदान, असम भाषा के विकास में भी, असमिया भाषा, असम की जो भाषा है, असमिया भाषा के विकास में भी इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति काल की शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है। उत्तर भारत में भक्ति काल को रामानंद ने लाया था। 18 प्रश्न है,
कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किसे उनकी धर्मनिरपेक्षता के आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा ने जगत गुरु की उपाधि दी? तो इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को उनके जनताओं ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। ये बड़ी ही धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर शासन किया और अपने शासन पद्धति में योग्यता को आधार दिया, मानवता को शासन पद्धति में महत्व दिया। इस कारण इब्राहिम आदिल शाह को यह धर्मनिरपेक्षता के कारण उन्हें जगत गुरु कहा गया। जैन उल आवेदीन ये कश्मीर के अकबर है, कश्मीर के इन्हें अकबर कहा गया। इन्होंने भी बड़ी ही बेहतर शासन पद्धति किया और धर्मनिरपेक्षता की ओर इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 19 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्मारक में वह गुंबद हो जो संसार के विशालतम गुंबद में एक है? तो यह गोल गुंबद बीजापुर में है। जैसा कि आप जानते हैं बीजापुर के गोल गुंबद जिसका डायमीटर जो है 44 एम है, 44 एम इसका डायमीटर है और ऑल ओवर यह 47 मीटर से ऊंचा गुंबद है। बीजापुर कर्नाटक में यह गोल गुंबद अपने समय के सबसे बड़ा गुंबद भी था। वर्तमान में विश्व के विशालतम गुंबद में एक गुंबद है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन किताब ए नौसर नामक पुस्तक के लेखक है? इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह बहुत बड़े विद्वान शासक भी थे, बुद्धिजीवी जो शासक थे, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए शासक थे। इन्होंने किताब ए नोरस नाम की पुस्तक लिखी जिसमें इनकी उस समय की बहुत ऐसी बातें की जानकारी मिलती है जो एक ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस किताब पर धर्म समाज का भी प्रभाव देखा जा सकता है। 21 प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन भारत में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ये जावा सुमात्रा से। जावा सुमात्रा जो आप जान रहे हैं कि ये इंडोनेशिया में भी है। हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाओं से बहुत ही बेहतर संबंध रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया से भारत का बहुत ही बेहतर संबंध रहा और इसी क्रम में ये जावा सुमात्रा के जो ताम्रपत्र लेख है जिसमें बिहार के शासकों का भी वर्णन मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाल वंश के शासक जो देवपाल है उनके दरबार में श्री शैलेंद्र वंश के बालदेव पुत्र ने दूत भेजा था और उस दूत का उद्देश्य था कि भारत में उसको भूमि चाहिए जहां वह बिहार की स्थापना करेगा और देवपाल ने वह जगह नालंदा में दिया जहां स्थापित हुआ नालंदा बिहार। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय धर्म समाज सांस्कृतिक भाषा का काफ़ी प्रचलन रहा क्योंकि वहाँ हम लोग ने शासन किया, लेकिन शासन में हम लोग कुछ वहाँ से लाया नहीं बल्कि अपनी धर्म समाज सांस्कृतिक भाषा हमने उन लोगों को दिया। हमने वहाँ से शोषण जैसी प्रवृत्ति नहीं की। बाईस प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया। ये धर्मपाल पाल वंश के महानतम शासक है। इनकी सबसे बड़ी बात है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाना। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो ब्रजयान शाखा के बहुत बड़ा केंद्र हुआ और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय काफ़ी प्रभावशाली रहा शिक्षा के क्षेत्र में।
23 प्रश्न है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल कहाँ अवस्थित है? तो यह दिल्ली में अवस्थित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जो 1980 में स्थापित हुआ, और इसका उद्देश्य भारत में इकोसिस्टम कैसे बेहतर हो, हमारा पर्यावरण कैसे बेहतर हो, इस पर ध्यान देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून 1980 को यह स्थापित पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया, और यह भारत के इकोसिस्टम और पर्यावरण के क्षेत्र में शोध के लिए प्रसिद्ध है। यमुना एक्शन प्लान की औपचारिक शुरुआत कब हुआ? तो इसकी शुरुआत 1993 ईस्वी में हुआ। यमुना एक्शन प्लान की औपचारिक शुरुआत 1993 में हुआ, और इसका दूसरा चरण 2003 से प्रारंभ हुआ। जैसा कि जानते हैं, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुआ था, और फिर एनडीए सरकार के समय नमामि गंगे परियोजना भी शुरू किया गया है। इन गंगा एक्शन प्लान के द्वारा गंगा नदी में जो अपशिष्ट पदार्थ गिरती है उसको रोकना और नदी को बेहतर स्वच्छ जल बनाए रखने की कार्य करना है। अब आपकी ये 25वां प्रश्न है, जिसमें 4 क्षेत्र दिया गया है और इनको मिलाना है कि ये 4 राष्ट्रीय पार्क है और ये कहाँ कहाँ है। तो हम लोग इस 4 पार्क को मिलाने का प्रयास करेंगे, जिसमें देखेंगे कि इंतालकी कहाँ है, तो ये नागालैंड में है। इंतालकी नागालैंड में है। बेतला तो ये झारखंड में है। सिरोही कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। और गुइंदनी यह जो है तमिलनाडु में है। तो इंताकली आप नागालैंड में ये राष्ट्रीय पार्क है, बेतला झारखंड में राष्ट्रीय पार्क है, सिरोही मणिपुर में, और गुइंदली यह तमिलनाडु में पार्क है। जैसा कि जानते हैं कि भारत में नेशनल पार्क 1936 में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ। यह भारत का पहला पार्क है जो 1936 में स्थापित हुआ था। अभी 106 कम से कम 106 भारत में नेशनल पार्क है, और लगभग 544 से अधिक, यानी लगभग 550 लगभग 550 भारत में अभयारण्य है। टाइगर रिजर्व भारत में 53 है, रामसर साइट 75 है। 26 प्रश्न है कि रेड फील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया के विकास के लिए विशेषकृत है, तो यह विशेषकृत विरहित परंपरा है। ये रेडफील्ड और सिंगर के विचार में कि नगरीकरण, प्राथमिक नगरीकरण यानी नगरीकरण जो होता है, अर्बनाइजेशन, इसके पीछे क्या कारण है, इस बात पर अर्बन के करण के बारे में यह बताने का प्रयास किया गया है। और इनका विचार है कि जब विभिन्न परंपराओं से जुड़कर, संस्कृति से जुड़कर, धार्मिक संस्कृति से जुड़कर कोई जगह बहुत ही महत्वपूर्ण होते गया, तो वह क्षेत्र धीरे धीरे कस्बा से शहर और फिर नगर के रूप में परिवर्तित होने लगा। जैसा कि आप जानते हैं, शहर या नगर हम उसको वहाँ कहते हैं जहाँ 75% व्यक्ति नॉन एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, यानी कृषि छोड़कर किन्हीं अन्य कार्यों में 75% या उससे अधिक व्यक्ति लगा हो, उसे हम शहर कहेंगे।
शहर होने के लिए या शहर बनने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि कृषि में सरप्लस होना चाहिए। कृषि में जब अतिरिक्त उत्पादन होगी तभी नहर का निर्माण होगा, क्योंकि कृषि में जब अतिरिक्त उत्पादन होगी तो कुछ व्यक्ति कृषि कार्य छोड़कर दूसरा कार्य की ओर लगता है और इस प्रकार नगर का निर्माण शुरू होता है। नगरों में विविधता अधिक देखने को मिलती है। 27 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख की प्लस नगरीय समूह नहीं है? तो ऐसे राज्य जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या एक भी शहर नहीं है वह है ओडिशा। ओडिशा का 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में उड़ीसा में एक भी शहर नहीं रही जिसकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक रहा हो। किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई? यह रोहतक यह रेवाड़ी रोहतक खंड है, इस पर ध्यान दीजिए। रेवाड़ी रोहतक खंड पर सर्वप्रथम यह चलाई गई और ये 15 जून 2015 को रेल मंत्री, उस समय जो रेल मंत्री थे जिनका नाम था सुरेश प्रभु ने इसकी झंडी दी। इन्होंने इसको चलाने का उद्घाटन किया। कहने का अर्थ है किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई? तो रेवाड़ी रोहतक खंड पर की गई और 15 जून 2015 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसकी झंडा दी, शुरुआत की, माने चलाने का इन्होंने उद्घाटन किया, प्रारंभ किया। उनतीस प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग कोट्टापुरम से कोल्लम तक जोड़ती है? तो यह जो है केरल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यह भारत के राजमार्ग 1993 में बनाया गया। यह 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर यह बनाया गया। जैसा कि जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की स्थापना की गई वह अक्टूबर में और फिर अक्टूबर 1986 में, और उसके बाद भारत में इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पहला जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वह इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, 1620 किलोमीटर। वर्तमान में 111 भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग की रूपरेखा तैयार की गई है जिस पर कार्य कर रही है, जिस पर रूपरेखा तैयार कर उसके विकास के लिए कार्य चल रही है। 30 प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है? तो राष्ट्रीय शब्द जो है यूरोपीय पूर्व उदाहरण से संबंधित है। हम इसे यूरोप के पूर्व उदाहरण के रूप में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द, राष्ट्रीय शब्द यूरोप से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम यूरोप में यह राष्ट्रवाद जैसे शब्द या राष्ट्रीय विचारधारा हम स्पेन और पुर्तगाल जैसे क्षेत्र से देखते हैं। फिर यह क्षेत्र धीरे धीरे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई और भौगोलिक खोज के बाद इस प्रकार ये राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद जैसी प्रवृत्ति अपनाई, उपनिवेश की स्थापना की और यही उग्र राष्ट्रवाद अंत में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बन गया। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है तो दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर की जाती है। हम जानते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी दल अपने समय समय पर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं अपने कार्यों के लिए, अपने कामों के लिए। राजनीतिक दल जो
अधिकारी को चुनते हैं विभिन्न अपने संगठन को चलाने के लिए, उसे ही आंतरिक दलीय लोकतंत्र का नाम दिया गया है। लोकतंत्र विश्व के सबसे चर्चित पद्धति है और यह आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ। 32 प्रश्न है आपका कि दल बदल निरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था। तो यह दल बदल निरोध अधिनियम जो है 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। इसके द्वारा ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा और फिर इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 10वीं अनुसूची में फिर संशोधन भी किया गया। दल बदल कानून का उद्देश्य कि राजनीतिक दलों को जो बदलने की प्रवृत्ति है, जब चाहे जिस पार्टी में जहां बदल लेता था, तो राजीव गांधी सरकार ने उस पर कठोर नियंत्रण लाने के लिए दल बदल कानून लाया। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची तो दल बदल कानून से संबंधित है, जो इस पर चर्चा अभी हुआ है, जिसके द्वारा राजनीतिक दलों को बदलने के लिए यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी दल का जब तक 1/3 सदस्य नहीं चाहेगा, कोई भी पार्टी नहीं बदल सकता। यदि बदलता है तो उसकी जो प्रतिनिधि पद है, यानी जो राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा का सदस्य है, वह रद्द हो जाएगी। फिर इसमें संशोधन किया गया कि 2/3 सदस्य यदि किसी पार्टी का बदलेगा तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। वर्तमान में यही स्थिति बनी हुई है। अभी अभी आपने देखा है कि इस तरह की प्रवृत्ति गोवा में देखने को मिला है, जहां कांग्रेसी के नेता ने अपना दल बदल कर लिया है। 34 प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्यादेश संघ और राज्य के विधायिका के बारे में है। तो यह भाग 11 के भाग 1 है। जैसा कि जानते हैं कि 245 से 263 तक जो है ये विधायिका और प्रशासनिक से संबंधित है। तो यह 245 से 256 तक जाएगा और 257 से 63 तक ये 56 तक रहेगा। ये पूरा जो है भाग 11 से संबंधित है और 11 भाग में 2 भाग है, जिसमें पहला भाग है 245 से 56 तक पहला भाग और दूसरा भाग है 257 से 63 तक। ये प्रशासनिक से संबंधित है, ये प्रशासनिक से है, ये विधायिका से है। पैंतीस प्रश्न है, राज्य की विधानसभा का सत्रावासन करने का अधिकार किसको है। तो राज्य के विधानसभा का सत्रावासन करने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल सत्र का आहूत भी करते हैं। आहूत का अर्थ होता है शुरुआत। राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर विधानसभा भंग करते हैं। राज्यपाल ऐसे मुख्यमंत्री के विचार को मानने के लिए बाध्य हैं जो विश्वास में है। यानी कोई मुख्यमंत्री जो बहुमत में है विधानसभा में, यदि राज्यपाल को कहे कि आप विधानसभा भंग करें, तो राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो टेयर केटर सरकार है, केयर टेकर है, यानी कि जो काम चलाऊ सरकार है, जो मुख्यमंत्री विधानसभा में अल्पमत में है या कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, ऐसे मुख्यमंत्री के विचार राज्यपाल माने या नहीं माने, यह उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। 36 प्रश्न है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अपराध विचार किस न्यायालय में किया जाएगा। तो ये प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में शुरू किया जाएगा। यदि किसी पर कोई सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन यदि कोई भी अपराध है, तो पहले प्राथमिक श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में की जाएगी। फिर उसके फैसला से यदि दोनों पक्ष में कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है, तो उस पर आगे की
जो श्रेणिंग है न्यायालय की, उसमें विचार किया जा सकता है। 37 प्रश्न है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है। तो गिलोटिन का अर्थ होता है विधेयक पर बहस करना छोड़ देना और इसके बाद क्या करना है, मतदान करना है। गिलोटिन जैसा शब्द, जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ फांसी चढ़ाने के लिए एक डॉक्टर गिलोटिन द्वारा विकसित किया गया था, एक यंत्र। ये संसदीय प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है जब किसी भी अनुदान आदि मांगों को लेकर जब रखा जाता है संसद में, तो उस पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद जब समय का अभाव होता है, उस स्थिति में विधेयक पर बहस बंद करने का अनुमति, और एक जगह यस या नो, आप इसके समर्थन में है या विरोध में है, आप जो दिया गया है, जो प्रस्ताव है उसके समर्थन में है या विरोध में है, उसके लिए वोटिंग होती है। इसी को कहा जाता है गिलोटिन। तो मतदान करना, बहस छोड़कर मतदान में भाग लेना गिलोटिन कहलाता है। 38 प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सहज अध्याय के लिए कौन सा भाग में विभाजित किया गया है। तो आपके दिए गए हैं समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। ये सभी विचार हमें जो है राज्य के नीति निर्देशक जो भाग संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में आप देख सकते हैं। समाजवादी विचार भी इसमें है, उदार बौद्धिकवादी विचार भी, और गांधीवादी विचार 40 आर्टिकल है। तो हम समाजवादी विचार जब 38-39 अनुच्छेद को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से वह समाजवादी विचार से जुड़ता है। उदार बौद्धिकवादी विचार भी इसमें जहाँ तहाँ हमें दिखाई देती है, और फिर गांधीवादी विचार अनुच्छेद 40 में दिखाई देती है। इसे गांधीवादी दर्शन आर्टिकल 40 को कहा जाता है। 39 प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है। तो ओबीसी को जो आरक्षण दी गई है वह अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अधीन दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 में सार्वजनिक स्थलों के उपयोग से संबंधित है, लेकिन इसमें 15(4) में यह प्रावधान किया गया है कि पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था की जा सकती है। और फिर इस तरह का प्रावधान हम 16(4) में भी देखते हैं, जहां इस बात की चर्चा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को, यहाँ जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को विशेष प्रावधान देने की बात 16(4) में कही गई है। जैसा कि जानते हैं कि मंडल आयोग जो 1979 में स्थापित की गई थी, जिस आयोग की रिपोर्ट 13 अगस्त 1990 को बीपी सिंह सरकार द्वारा लागू कर दिया गया, जिसमें 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक है, तो यह दलाई लामा है। दलाई लामा द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के बड़े गुरु हैं दलाई लामा, जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है। नेल्सन मंडेला द्वारा द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम जैसी पुस्तक लिखी गई है। शशि थरूर द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, जिसमें द डार्कनेस इरा इनकी बहुत ही चर्चित पुस्तक में एक पुस्तक है। 41 प्रश्न है, बांसुरी वादक निम्नलिखित में कौन है। तो हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है, आपका ये आंसर है। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। शिव कुमार वर्मा संतूर वादक हैं, और ये रविशंकर सितार वादक हैं। 42 प्रश्न है कि
मोआत्सु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मोआत्सु उत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का बड़ी ही प्रसिद्ध त्यौहार मोआत्सु उत्सव है। हॉर्नबिल उत्सव भी नागालैंड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉर्नबिल वस्तुतः एक पक्षी है। तैंतालीस प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ौदा में है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी में बड़ौदा में बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी में किया गया। यह भारत का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में शामिल है। 44 प्रश्न है कि नॉलेज पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नॉलेज पोर्टल खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग को बढ़ाना है। जैसा कि आप जानते हैं, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। हस्तशिल्प उद्योग जिसमें खादी एवं ग्राम उद्योग महत्वपूर्ण है, यह कार्य कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हथकरघा उद्योग के द्वारा समानता भी आती है और यह सार्वजनिक धन के वितरण को भी कम करती है, रोजगार की अधिक अवसर भी हमें देती है, स्वदेशी पर भी यह बल देती है। 45 प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही है? तो यह बड़ौदा में शक्ति विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए केंद्रीय मंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है और यह गुजरात के बड़ौदा में स्थापित किया जाएगा। गुजरात के बड़ौदा में यह स्थापित किया जाएगा। छियालीस प्रश्न है, चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत विमान वाहक पोत है। ये INS विक्रांत भारत के विमान वाहक पोत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, यह लंबी अवधि से सर्विस दे रही है। नौसेना की यह महत्वपूर्ण जो है विमान वाहक पोत है। सैंतालीस प्रश्न है कि यूरो मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन है? तो यूरो मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया हो गया है। ये यूरो क्या है? तो यूरो यूरोपियन देशों की मुद्रा है। यूरो जो है ये यूरोपियन 20 देशों का मुद्रा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संसद है, यूरोपीय परमाणु आयोग है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यूरोप महादेश अपने देश के यूरोप महादेश के अंतर्गत आने वाले देशों के बीच एक बहुत ही एकीकृत यह संगठन है। इसी क्रम में यूरो मुद्रा का अर्थ है कि सभी देश यूरो मुद्रा को अपनाएंगे। अब तक 20 देश ने इसको अपना लिया है, लेकिन इसमें बड़ी ही दुर्भाग्य है कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश और वह जो देश है ब्रिटेन यूरो मुद्रा से अलग हो गया है। हालांकि जर्मनी को यूरो मुद्रा का इंजन कहा जाता है। जर्मनी को यूरो मुद्रा का इंजन कहा जाता है। 48 प्रश्न आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 48 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह गीता गोपीनाथ भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की
दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनने की यह गौरव प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसा कि जानते हैं कि इसकी स्थापना 1944 में जो ब्रूटस बेड जो है सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के आधार पर ब्रेटन सम्मेलन जो हुआ 1944 में, उसके आधार पर 1945 से ये फंक्शनल रूप में यानी कार्यात्मक रूप से कार्य करना IMF प्रारंभ किया। IMF बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भुगतान संतुलन है, एक दूसरे देश से जो आयात निर्यात होती है उसमें जो समस्या आती है उसको तत्काल कैसे सहज बनाया जाए ताकि प्रत्येक देश को इसका उचित लाभ मिल सके। तो यह संगठन विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही हम विश्व बैंक कहते हैं। तो विश्व बैंक और IMF दोनों ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ है और इसी सम्मेलन का परिणाम IMF और विश्व बैंक भी है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। IMF का 190वां सदस्य जो बना है वह अंडोरा बना है। अंडोरा IMF का जो है 190वां सदस्य बना है, देश बना है। IMF और विश्व बैंक यह जुड़वा संस्था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है। इसमें भारत के गीता गोपीनाथ को यह स्थान दिया गया है। 49 प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? तो ये प्रसिद्ध स्थान झारखंड में है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ द्वादश लिंग में बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो विश्व विख्यात है, ये विश्व विख्यात मंदिर बाबा बैद्यनाथ भारत के 12 द्वादश लिंग, जो 12 मुख्य लिंग भारत में माना गया है शिव जी का, उसमें एक लिंग, यह द्वादश लिंग में एक लिंग यह भी है। और देवघर जो झारखंड का एक जिला है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो ये बाबा बैद्यनाथ देवघर में स्थित है, जो जिसके कारण देवघर जिला काफी महत्वपूर्ण है। आपका 50वां प्रश्न है, भारतीय महिला मुक्केबाज अलिफिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान के एलोबर्ड बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? यानी वहाँ इन दोनों के द्वारा जो मुक्केबाज है अल्फिया पठान और गीतिका ने वहाँ कौन सा पदक जीता है? तो यह भारत के लिए गौरव की बात है कि ये स्वर्ण पदक जीता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत मुक्केबाजी में, कुश्ती में और शूटिंग जैसे खेलों में बेहतर प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है, लेकिन भारत जो प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, उसमें कुछ कमी आई है। हालांकि 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में खेला गया, उसमें भारत ने पुनः हॉकी में कांस्य पदक जीत लिया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कजाकिस्तान की राजधानी जो नूर सुल्तान रखा गया है, वहाँ के पहले अस्ताना को ही नूर सुल्तान नाम दे दिया गया है। तो यह बहुत बड़ी बात है कि भारत खेल में बेहतर तो कर रही है, लेकिन भारत की जो उपलब्धि अन्य क्षेत्र में है उसके अनुरूप इसमें और प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। कजाकिस्तान देश
जो USSR यानी पूर्व सोवियत संघ का जो विघटन हुआ 1991 में 26 दिसंबर को, उसमें 13 स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई, जिसमें एक कजाकिस्तान भी था। धन्यवाद।